हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख को महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 2021 में हुआ था महिला पर्यवेक्षक का, उसके आंसर्स बताने वाला हूं और उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब आज हम लोग इस वीडियो में जो है जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि ओमिक्रॉन सबसे पहले किस देश में पाए जाने की जानकारी WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली? बेल्जियम, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो है WHO ने बताया था कि वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन जो है कोविड-19 वायरस का ही एक नया वेरिएंट है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जान लेते हैं जो ऑप्शन ब्रिटेन दिया हुआ है उसके बारे में, क्योंकि अभी ये करंट में चर्चा में रहा है तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक और राष्ट्रपति है किंग्स चार्ल्स तृतीय। किंग्स चार्ल्स तृतीय को याद रखना कि ऑपरेशन गोल्डन आर्क के चलाया गया था उनकी नियुक्ति के समय। ठीक है, जो ब्रिटेन है वो ब्रेग्जिट के तहत अलग हो चुका है यूरोपियन यूनियन से, और यूरोपियन यूनियन के बारे में याद रखना कि उसमें अभी वर्तमान में 27 देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम उसका मुख्यालय है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रुसेल्स बेल्जियम, तो याद रखना उसका मुख्यालय यूरोपियन यूनियन का। और नाटो का भी मुख्यालय कौन सा है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया? तो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और विश्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन जारी करती है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अगर जाने तो नीति आयोग की शुरुआत योजना आयोग के बदले में हुआ था, उसको समाप्त करके नीति आयोग की शुरुआत की गई। नीति आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, और इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं, CEO सुब्रमण्यम है। ठीक है, यहाँ पे दिया है आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट से 1935 में होती है, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो पहले भारतीय गवर्नर है CD देशमुख। वर्तमान में उसके शक्तिकांत जो है, शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। आरबीआई के बारे में और जाने तो मौद्रिक नीति यह प्रत्येक 2 माह में जारी करता है, मतलब एक वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति CRR, SLR, RRR, रेपो रेट, इस तरीके का होता है। ये भी प्रश्न आते हैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी बात कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन से 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है और वर्तमान में अजय बांगा इसके प्रमुख हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो जितने भी फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में इस तरह के आसपास के क्वेश्चंस बनते हैं, तो एग्जैक्टली आपको ये रिपीट क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आसपास के क्वेश्चंस चांसेस रहते हैं कि बन जाए अभी इस बार के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है? तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। और अगर इस बार भी अगर पूछता है कि किस क्षेत्र का योगदान अधिकतम है, तो इस बार भी तृतीय क्षेत्र आएगा। तृतीय क्षेत्र का चूँकि इसमें इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत आपके होटल, परिवहन, यातायात, इंटरनेट, इस तरह की सेवाएं जो है आ जाती हैं। और इसका योगदान, चूँकि IT सेक्टर हम लोग क्या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है भारत में, इसलिए इसका योगदान सबसे ज़्यादा हो गया है। और आपको प्राथमिक क्षेत्र भी याद रखना है कि इसमें कृषि, खनन उत्खनन आते हैं। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, वानिकी तीनों आ जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो निर्माण, विनिर्माण और गैस आपूर्ति, ये सभी आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। ये भी प्रश्न बनते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तैतीस सागर के स्थान पर बना है मालवा का पठार, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत। 33 सागर के स्थान पर क्या बना है? हिमालय पर्वत। देखिए, कोबर का जो भू संतति सिद्धांत है ना, वो बताता है कि हिमालय के निर्माण के पहले वहाँ पे 33 सागर बहती थी, और 33 सागर के उत्तर में था अंगारा लैंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न होने से हिमालय का जो है निर्माण होता है, गाद जमा होती है और एक समय के बाद हिमालय का निर्माण होता है। इसलिए नवीन वलित पर्वत के नाम से हिमालय को भी जाना जाता है।
ठीक है। और बात करें, एक तो नवीन वलित पर्वत है हिमालय, और याद रखना कि 2500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, और ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, ये याद रख लेना। और अगर देखो मालवा का पठार, अरावली पर्वत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार के बारे में याद रखना कि ये अरावली और विंध्य श्रेणी के बीच में स्थित है। मतलब उत्तर से दक्षिण अगर मैं बोलूँ तो पहले अरावली पर्वत आता है, फिर मालवा का पठार, फिर विंध्य श्रेणी आता है। मालवा के पठार से चंबल, सिंध, बेतवा, केन 4 प्रमुख नदियाँ उद्गमित होती हैं, जो कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है। विंध्याचल पर्वत के बारे में एक याद रखना फैक्ट कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्याचल पर्वत। ठीक है। और ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लगभग ये विस्तृत है। अरावली पर्वत की अगर बात करें तो इसका विस्तार पालनपुर, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है हमेशा कि इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 17-22 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अरावली पर्वत भारत का प्राचीनतम पर्वत है, प्री कैम्ब्रियन काल का है ये। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल का, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है? माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि ये अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये भ्रंश घाटी होते हुए इसे भ्रंश घाटी में बहती है और अरब की खाड़ी में अपना जल बहा देती है। धुआंधार जलप्रपात इसमें है, नर्मदा नदी पर ही है। और जगदलपुर शहर को याद रखना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फिर और ऑप्शन में दिया है माही नदी, साबरमती, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में याद रखना कि ये जो नदी है वो अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। क्या होता है इसका मतलब कि ये नदी जो है अपना जल जो है किसी समुद्र में जाकर के नहीं रहती, बीच में ही कहीं लुप्त हो जाती है। ये राजस्थान के पुष्कर झील से निकलती है। अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण और याद रख लेना, उसमें है घग्घर, रूपेन और सरस्वती। ये 3 और नदियां हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो अंतःस्थलीय अपवहन का उदाहरण है। माही नदी की बात करें तो ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी के बारे में याद रखना कि इसके किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? हाथी गुफा, जोगीमार गुफा, कुटुमसर गुफा, सीता बेंगरा गुफा। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? बस्तर में है, और उसी के समीप स्थित है कुटुमसर गुफा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा बस्तर में स्थित है। इसकी खोज शंकर तिवारी किए थे। कुटुमसर गुफा में खास बात यह है कि यहाँ पे अंधी मछलियाँ पाई जाती है, जिसको हम लोग शंकराई भी बोलते हैं, और ये भारत की सबसे बड़ी गुफा है कुटुमसर गुफा। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी गुफा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में याद रखना कि यहाँ से मुनगा बहार नदी बहती है, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। ठीक है। उसके साथ ही अगर देखें तो हाथी गुफा सरगुजा में है, जोगीमारा गुफा भी सरगुजा में है। ये मौर्यकालीन स्थल है, और नर्तक देवदत्त और सुतनिका का प्रेम कथा का वर्णन जो है जोगीमारा गुफा में देखने को मिलता है। सीता बेंगरा गुफा, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना कि ये विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, मौर्यकालीन स्थल है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा को कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है, अभिकथन है कि कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण हमेशा पृथ्वी की पूर्वी दिशा से किया जाता है। कारण बता रहा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, कृत्रिम उपग्रह जब भी हम लोग प्रक्षेपित करते हैं तो पृथ्वी के पूर्वी दिशा से किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, हम लोग का आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन वहाँ पे स्थित है, वहीं से प्रक्षेपित होता है सामान्यतः। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णित होने के कारण उपग्रह पलायन वेग को प्राप्त कर लेता है। ठीक बात है, इसलिए उसको क्या बोलता है कि स्पीड मिल जाता है कृत्रिम उपग्रह को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हालांकि व्यापम ने इसको विलोपित कर दिया है, लेकिन इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय और ज्वालामुखी विस्फोट, उपरोक्त में से कौन कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो प्रकाश जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के प्रकाश और पर्णहलित की उपस्थिति में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ अपने लिए भोजन C6H12O6 बनाते हैं और कुछ मात्रा में जल के अणु भी उत्सर्जित करते हैं। तो देखो यहाँ पे समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई प्रकाश संश्लेषण की। श्वसन की अगर बात करें तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। वैसे कार्बनिक पदार्थ का अगर आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ज्वालामुखी से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो किससे नहीं निकल रहा है? प्रकाश संश्लेषण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, प्रकाश संश्लेषण के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं करता है। तो 38 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ब्यूटाडाइन BTX मिश्रण फास्फोरस, एथिलीन, कॉपर ऑक्साइड का किस उद्योग में प्रयोग होता है? तो देखो, जो ब्यूटाडाइन होता है ना, उसका उपयोग होता है रबड़ उद्योग में। BTX मिश्रण का उपयोग होता है पेट्रोलियम उद्योग में। फास्फोरस का उपयोग होता है माचिस उद्योग। देखो, फास्फोरस जो है ज्वलनशील पदार्थ है, तो माचिस उद्योग में इसका प्रयोग होगा। एथिलीन का उपयोग होता है रंजक उद्योग में और कॉपर का उपयोग होता है कॉपर ऑक्साइड का कांच उद्योग में। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, यहीं से समझ आ जाता कि फास्फोरस जो है वो ज्वलनशील है, तो सी का होना था 4। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं, तो फास्फोरस हो जाएगा माचिस उद्योग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतने को अच्छे से आप लोग याद कीजिए। सारे फैक्ट्स बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और आपको पेपर के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।